अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता बसता आबाद रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज न करे। मेरा नाम हारिस और मेरे इस चैनल हॉरर चिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानियाँ वगैरह अपलोड होती हैं। अगर आपको भी खौफनाक कहानियाँ और मिथिकल क्रिएचर जैसे वेंडिगो और स्किन वॉकर वगैरह की स्टोरीज पसंद आती हैं और दूसरी रियल स्टोरीज भी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही मज़ेदार स्केरी थ्रिलिंग स्टोरी सुनने को मिलती रहे। आपके साथ भी कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल पर से किसी पर भी शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा। आज की स्टोरी भी हमारी जंगल्स और इनके अंदर छुपे राजों और क्रिएचर्स के बारे में होने वाली है। तो बगैर देर करते हुए आज की स्टोरी की जानी पड़ते हैं। मैं आराम से अपने बेड पर बैठा हुआ था कि इतनी देर में मेरी भतीजी जो कि 22 साल की थी, वो अचानक से नॉक करके मेरे कमरे के अंदर आती है और आते साथ मुंह पर हंसी लिए हुए मुझे ये कहती है कि अंकल, मेरी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब लग चुकी है। आपके और डैड की तरह अब मैं भी वहाँ पर काम करूँगी। मैंने इंटरव्यू दिया था और अब क्लियर कर लिया है और मेरी ट्रेनिंग कॉल आ चुकी है और मुझे नेक्स्ट वीक ही ज्वाइन करना है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही मुझे खुशी नहीं बल्कि अंदर ही अंदर एक खौफ सा महसूस होने लगा। वो फॉरेस्ट रेंजर की लाइफ जो कि मैं कई साल पहले ही पीछे छोड़ के आ चुका था और उसको छोड़ने का रीज़न घर में से किसी को भी नहीं पता था। आज इसके ये बात करते ही वो तमाम यादें और तमाम किस्से कहानियाँ दोबारा से मेरे जहन में घूमने लगी थी। मेरी भतीजी की जॉब भी उसी फॉरेस्ट में लगी थी कि जहाँ पर मैं और मेरा भाई फॉरेस्ट रेंजर का काम किया करते थे और मैं उस जंगल के ऐसे ऐसे राजों से वाकिफ़ था कि मैं चाहता था मेरी भतीजी वहाँ पर एक दिन को भी काम ना करे। और मेरा ये ख्याल इन फॉरेस्ट्स के बारे में क्यों आया है, इसको जानने के लिए उस दिन से शुरू करते हैं कि जब मैंने फॉरेस्ट में ज्वाइनिंग दी थी। ये आज से तकरीबन 28-29 साल पुरानी बात है, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था और साथ ही साथ जंगलात में सर्वाइवल के तरीके और इन चीज़ों का कोर्स भी किया था, मतलब कि एज अ फॉरेस्ट रेंजर का कोर्स कंप्लीट करते ही मैंने जल्दी से उसी फॉरेस्ट में अप्लाई किया कि जहां मेरा भाई पहले ही काम कर रहा था। डेविड, मेरे भाई का नाम डेविड था। अप्लाई करते ही कुछ दिनों बाद मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मेरे कुछ फिज़िकल टेस्ट हुए और मुझे जंगल में रहने के तौर तरीके बताए गए। कुछ दिन बाद ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना थी। मुझे अभी भी याद है, वो गर्मियों के दिन थे और ये महीने की 5वीं तारीख थी। जुलाई का महीना था। इस दिन से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होना थी। मैं बताए गए टाइम से तकरीबन 10 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच चुका था अपने तमाम सामान के साथ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 माह आपको छुट्टी नहीं मिलती। मतलब कि वीकली ऑफ तो मिलते हैं लेकिन एक छुट्टी के लिए कोई वापस नहीं आ सकता। और जो हमें बंक में छुट्टियां मिलती हैं वो 2-2, 3-3 महीने बाद ही मिलती हैं। इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके आया था। आगे आते ही मैं फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट के कुछ अहम लोगों से मिला, जिसमें वहाँ का चीफ, असिस्टेंट चीफ और बाकी 3 मेरे तरह के ही फॉरेस्ट रेंजर शामिल थे और उन तमाम का एक्सपीरियंस 6 साल से ज़्यादा ही था। उनमें से
सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ के चीफ का था। वो तकरीबन 25 से 27 साल हो चुके थे, इन्हीं फॉरेस्ट में काम कर रहे थे, और जितना कि वो उन फॉरेस्ट को जानते थे इतना कोई भी नहीं। मेरे भाई को 7.5 साल हो चुके थे। एक लड़की मैरीना जिसको 10 साल हो चुके थे, और जो असिस्टेंट चीफ था उसको भी तकरीबन 23-24 साल वहाँ पर हो चुके थे। और वो जंगल में सब कुछ जानते थे, एक एक रूट, हर तरह की चीज़। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मैं पहले ही इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर चुका था और इस बारे में काफ़ी कुछ सीख चुका था, इसलिए मेरी ट्रेनिंग में काफ़ी डेज़ वेस्ट नहीं हुए, बल्कि 5 से 6 दिन में ही मैंने वहाँ की इम्पोर्टेंट और इस तरह की तमाम ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली थी कि जिसके बाद मैं सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल हो सकता था। हमारे इस डिपार्टमेंट में बस हम ही लोग थे। ये नहीं कि पूरे जंगल में बस यही फॉरेस्ट रेंजर्स थे, मतलब जितना भी हमारे अंडर एरिया आता था उसमें बस हम लोग ही थे। अब ये मेरी लाइफ का सबसे पहला केस था कि जिसमें मुझे मैरीना के साथ जंगल में आए 2 कैंपर्स को ढूंढने जाना था, जो कि हमारे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर था। वो कैंपर्स वहाँ पर 5-6 दिन पहले ही आए थे, लेकिन उनके घर से हमें कॉल की गई थी कि वो लोग उनके किसी मैसेज वगैरह का जवाब नहीं दे रहे और उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके सेल मुसलसल 2 दिन से ऑफ जा रहे हैं। हमने भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। लिहाजा हमने फायर लुकआउट वालों से पूछा कि आपको इस एरिया में कहीं 1-2 दिन में कोई फायर वगैरह की अलामत नज़र आई हो, मतलब कि वहाँ पर कोई धुआं उठ रहा हो कि जिससे किसी के होने की मौजूदगी का एहसास हो। लेकिन फायर लुकआउट वालों ने भी इस चीज़ से मना कर दिया था कि पिछले 2 दिनों में हमें इस स्पेसिफिक एरिया में कुछ भी ऐसा नोट करने को नहीं मिला कि वहाँ पर कोई स्टे कर रहा है। हालांकि उससे पहले 3-4 दिन वहाँ पर स्मोक वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से पता चलता है कि वहाँ पर कोई स्टे कर रहा था और उसने फायर वगैरह जलाई होगी। तो ये सुनने के बाद हम जल्दी से जीप में बैठे और उस एरिया की तरफ जाने लगे। मैरीना उस तमाम एरिया से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो जंगलों के अंदर से होते हुए उन ट्रैक्स पर, जो कि जीप्स के लिए ही बनाए गए थे, सीधा उस लोकेशन पर जाकर पहुंची कि जहां पर वो कैंपर्स स्टे किए हुए थे। वहां जाकर जब हमने कैंप के अंदर देखा तो कैंप का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था और वहां पर उन दोनों कैंपर्स में से कोई भी मौजूद नहीं था। कैंप के अंदर से जो भी फ्रोज़न मीट था वो सारा गायब था। वहाँ पर मतलब कि जो फ्रिज खोली गई थी, मिनी फ्रिज, उसके अंदर से तमाम सामान बाहर निकला हुआ था, जिसमें से तमाम वेजिटेबल्स वगैरह वहीं पर थी, लेकिन जो फ्रोज़न मीट था वो वहाँ से गायब था। और ये हमें इस तरह पता चला कि जब वो कैंपर्स इधर अंदर आ रहे थे तो उनके पास हर चीज़ को चेक करके अंदर भेजा जाता है। तो उनके पास फ्रोज़न मीट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में था, जो कि इतने दिनों में ख़त्म करना तो नामुमकिन था। लेकिन अब उस हालत से पता चल रहा था कि वाकई में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। लेकिन इतने सफाई से सिर्फ फ्रोज़न मीट ही वहाँ से क्यों उठाया गया था? जंगली जानवर इतने सफाई से तो कोई चीज़ नहीं उठा सकते। और बाकी कैंप की भी सारी हालत बिगड़ी हुई थी। हमने पीछे रेडियो पे मैसेज दिया कि दोनों कैंपर्स अपने कैंप पे मौजूद नहीं है। हमने इर्द गिर्द का तकरीबन 1-2 किलोमीटर का एरिया भी चेक कर लिया है, लिहाजा हमें एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें हमें 6 से 7 और बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें घंटे से 1.5 घंटे में खोजी कुत्तों के समेत 6 से 7 बंदों का बैकअप दे दिया गया, जो कि डिफरेंट फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस से आए थे। अब हमने एक फुल स्केल ऑपरेशन शुरू किया और वो वाला सारा एरिया सर्च करने लगे। चूंकि मैरीना मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, तो वो ऐसी जगहों पर सर्च कर रही थी जहाँ पर उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक बंदे ज़्यादा मिल जाया करते थे।
लेकिन हमें उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। एंड पर उनके कैंप से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर 2 नौजवान मिले हैं। लिहाजा जल्दी से जीप्स को वहीं पर मोड़ा गया तो वहाँ जाकर देखा कि नौजवान तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा हालत में। उनकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, मतलब कि जैसे उन्होंने अपने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा था जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाला था। उन दोनों की आंखें इतनी खुली हुई थी कि जैसे उनके अंदर से आंखें बाहर निकल रही हैं। उसके अलावा उनकी पूरी बॉडी पर काट खाने के निशान थे। जी हाँ, काट खाने के, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशंस पर थे। मतलब कि ऐसे नहीं कि रैंडमली उनको पंजे वगैरह मारे गए हों जैसे कि भालू वगैरह या शेर करते हैं, बल्कि वो प्रिसाइज तरीके से किए गए थे। मतलब उन्हीं जगह पे थे जहाँ पर सिर्फ अंदर बॉडी ऑर्गन्स मौजूद थे, जैसे कि दिल, गुर्दे। इन्हीं जगह को फाड़कर अंदर का सामान निकाला गया था। ये मेरा पहला केस था और पहले केस में ऐसा कुछ देखना मेरे लिए काफ़ी दिल दहला देने वाला था और इसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया था। इन डेड बॉडीज़ को अच्छे से कवर अप करके हमने पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया, जहाँ से लीगल पेपर वर्क होने के बाद इन बॉडीज़ को इनके घर वालों को दे दिया गया। इसने मेरे दिल पर गहरा असर डाला था। बेशक ये मेरा पहला ऐसा केस था जो मैंने देखा था। अब जो मैं आपको आगे बात बताने वाला हूँ वो तो यहाँ पर जो क्रिएचर मौजूद हैं उनके होने की बात को बिल्कुल वाज़ह कर देता है। मैं अपने कोर फॉरेस्ट रेंजर के साथ, जो कि असिस्टेंट चीफ भी थे, हम लोग इसी तरह के एक मिशन पर निकले थे जिसमें एक कपल अपने कैंप से गुम हो गया था। हमारा काम उनको ढूंढने का था। हम अपनी गन्स वगैरह, मतलब कि शॉर्ट गन वगैरह और राइफल वगैरह लेकर उनको ढूंढने निकले हुए थे। आगे आकर हमने सेम वही हालत देखी थी कि मतलब कैंप के अंदर सारा सामान बिगड़ा हुआ था, इधर उधर बिखरा पड़ा था और अंदर दोनों बंदे मौजूद नहीं थे। रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि फॉग भी काफ़ी पड़ने लगी थी और हम उससे पहले 3-4 घंटे सूरज की रोशनी में सर्च कर चुके थे। लिहाजा ना ही अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता था, क्योंकि टीम को आने में काफ़ी दुश्वारी होनी थी और उनका आना तकरीबन नामुमकिन ही था इस फॉग की वजह से। और ये बिल्कुल सर्दियों के दरमियान की बात है। तो हम लोगों ने उसी कैंप के अंदर रुकने का फ़ैसला किया, जिपर को ऊपर किया और अंदर ही लेट गए और इस केस के बारे में बात करने लगे कि कहीं किसी को अगर कोई सुराग मिला हो। इतनी देर में असिस्टेंट चीफ, जिनका वहाँ पर 20 से 22 साल का तजर्बा था, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कोई शैडो नज़र आता है या ऐसा फील होता है कि बाहर कोई फिर रहा है तो तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, और अगर तुम्हें वॉशरूम भी आया है तो तुमने मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाना है। अकेले बाहर बिल्कुल भी मत जाना और 3 बजे के बाद तो शोर भी नहीं करना, ना ही कोई आवाज़ निकालना, बस चुप करके सोए रहना। असिस्टेंट चीफ मुझे ये बात कहते ही लेट गया और गहरी नींद सो गया। इतनी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि हमारे कैंप के बाहर कोई घूम रहा है और वो हमारे कैंप के ही इधर उधर चक्कर लगा रहा है और उससे बिल्कुल किसी जानवरों की जैसी आवाज़ आ रही है। मैंने जल्दी से अपने चीफ को हाथ मारा और हल्का सा बोला, चीफ मुझे ऐसा लग रहा है बाहर कोई जानवर है, हो सकता है वो भालू हो। चीफ मेरी ये बात सुनते ही बिल्कुल अलर्ट हो गया। उसने राइफल लोड की और शॉटगन लोड की। राइफल मुझे पकड़ा दी और शॉटगन अपने हाथ में रखी और कहा कि अगर कोई चीज़ मैं अपने सामने देख लूँ तो उसके बाद अपनी फिंगर को नहीं रोकना, ट्रिगर प्रेस करना है और जितनी भी गोलियां हों उस चीज़ पर निकाल देनी है जो कि बाहर मौजूद है। मैंने उनको कहा
अच्छा मतलब जो भालू बाहर मौजूद है। उन्होंने कहा भालू नहीं, जो भी चीज़ है। अब वो चीज़ जब हमारे कैंप के काफ़ी करीब आई तो बाहर जलती हुई आग में उसका शैडो कैंप के ऊपर ज़ाहिर हो रहा था। वो चीज़ कोई भालू नहीं थी, बल्कि वो इंसान की तरह खड़ी हुई थी और बिल्कुल नीचे झुकी हुई। उसके बावजूद भी वो 9-10 फुट ऊंची थी और वो सीधा कैंप की तरफ ही देख रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून नजर आ रहे थे और वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे उसका जिस्म टूटा फूटा हुआ या वो कोई रोबोट हो। मैंने इस चीज़ को पहली दफ़ा देखा था। वो चीज़ तकरीबन आधे से पौना घंटा वहाँ पर फिरती रही और उसके बाद जंगलों के अंदर चली गई। मैंने अपने चीफ से पूछा, चीफ क्या ये वही वैन? अभी मैंने अपना लफ्ज़ कंप्लीट नहीं किया था, मैं वेंडिगो बोलने वाला था। तो चीफ ने कहा जो लफ्ज़ तुम बोलने लगे हो गलती से, वो अब तुम्हारी ज़ुबान पे भी ना आए, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और इन तमाम ख्यालात को अपने जहन से निकाल दो और ना ही तुम इस चीज़ के बारे में क्वार्टर्स पे जाकर दोबारा बात करोगे। मुझे नहीं पता था कि वो असिस्टेंट चीफ ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम उनको चीफ ही बुलाते थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया आगे से। हमने दोबारा दिन में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो वो कपल हमें वहाँ बेहोश हालत में साथ वाली नदी के पास मिला। हमने उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड की। उन दोनों को काफ़ी तेज़ फीवर हो चुका था और उनको नहीं याद था कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे थे या उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने भी बस हमारी तरह किसी चीज़ को देखा था और हमें यह बताया कि हम लोग उस चीज़ को जैसे ही देखा हम लोग अपने कैंप से बाहर निकले तो वो चीज़ तकरीबन 12-13 फुट ऊंची थी और बिल्कुल कमर वाली साइड से नीचे झुकी हुई थी। उसका मुंह बिल्कुल नीचे आया हुआ था और उसके सर पर बड़े बड़े सींग थे, हाथों पे नाखून, पाँव पे भी बड़े बड़े नाखून और जिस्म पर एक लिबास भी नहीं था, बल्कि हल्के हल्के और छोटे छोटे बाल पूरे जिस्म पर थे। ये देखते ही मेरी वाइफ ने वहाँ से भागना शुरू किया और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। उसके बावजूद भी मैंने उसको सहारा देकर उठाया और हम दोनों भागते रहे, यहाँ तक कि पता नहीं हम दोनों को अचानक क्या हुआ, हम वहीं पर गिर के बेहोश हो गए। और अब जब आपने हमें उठाया है तो हम नदी के किनारे मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि हम यहाँ कैसे पहुँचे या हमें किसने उस चीज़ से बचाया। हमने वो चीज़ पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखी थी और ऐसी चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी। हमें यह लगता है कि जो वेंडिगो वगैरह के बारे में किस्से कहानियाँ मशहूर हैं वो वाकई में इन जंगलों में मौजूद है। चीफ ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं, आपने ड्रिंक किया हुआ होगा इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा, या तो वो कोई भालू वगैरह होगा या तो कोई इंसान ही होगा। बस आपको आपने जो ड्रिंक की हुई थी उसकी वजह से ऐसा लगा होगा। उन्होंने कहा हमने ड्रिंक तो की हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि इंसान, भालू या किसी ऐसे शैतान में फ़र्क ही महसूस ना कर सके। तो चीफ ने उनको कहा कि आपको तो ये भी नहीं पता आप नदी तक कैसे पहुँचे। यकीनन आपने जो ड्रिंक की हुई थी उसकी वजह से आपको नहीं पता चला, लिहाजा उनको फॉरेस्ट रेंजर के डिपार्टमेंट छोड़ दिया गया और फिर वहाँ से उनको पीछे उनके घर भिजवा दिया गया। मेरी लाइफ में इस तरह के बहुत से इंसिडेंट हुए थे। एक इंसिडेंट तो ऐसा था कि मैं अपने भाई डेविड के साथ ही किसी फैमिली के रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकला हुआ था कि मेरा आमने सामने एक वेंडिगो से एनकाउंटर हुआ था। हम लोग उस फैमिली को रेस्क्यू करके वापस ला रहे थे जंगल के अंदर से होते हुए, लेकिन रास्ते में ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई रो रहा है। वो रोने की आवाज़ सुनकर मेरे भाई ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कहीं से भी रोने की आवाज़ आए तो तुमने उस तरफ को नहीं देखना, बल्कि बस उसी तरफ चलते रहना है कि जहाँ हम जा रहे हैं। उस फैमिली को भी यही समझाया और उनमें से किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें वही रोने की आवाज़ सुनाई थी
तो मैंने इन सबको वो समझा दिया जो कि मुझे इनको समझाना चाहिए था, और हम सीधा उसी तरफ जाने लगे, अपने फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट की तरफ, जो कि 2 से 3 किलोमीटर बस दूर था। लेकिन जिस जगह पर अभी हम मौजूद थे वो जंगल का घना तरीन हिस्सा था। अब हमें आवाज़ बिल्कुल हमारे सामने से आने लगी थी। तो डेविड ने मुझे कहा कि जल्दी से अपना रास्ता पलट लो, मतलब कि या साइड पे निकल जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। हमें उस तरफ कतई नहीं जाना कि जहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं डेविड से कोई सवाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था वो एक्सपीरियंस फॉरेस्ट रेंजर है और ऊपर से मेरा भाई भी है, तो वो जो कह रहा होगा हमारी भलाई के लिए ही कह रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि ये आवाज़ किसकी है और हम क्यों नहीं सीधा चलते जा रहे हैं। ये कोई इंसान भी हो सकता है, और अगर इंसान नहीं है तो क्या तुम मुझे प्लीज़ बताओगे कि ये क्या है। उस फैमिली ने भी यही क्वेश्चन किया डेविड से। तो डेविड ने कहा, बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो। लेकिन मैं वहाँ पर डट गया क्योंकि मुझे भी अब काफ़ी गुस्सा आ चुका था। ये फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट के जितने सीनियर्स थे मुझे कुछ बताते ही नहीं थे, चाहे वो मेरा भाई ही बीच में क्यों ना हो। तो मेरे भाई ने मुझे आगे से जवाब दिया कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं बताना चाहता कि जिससे तुम्हारी लाइफ पर असर हो और तुम्हें यहाँ रहने पे खौफ महसूस हो। मेरे और उसके हाथ में, हम दोनों के हाथ में ही गन्स मौजूद थी, राइफल्स, वो हमने लोड की हुई थी। तो डेविड ने मुझे कहा कि अच्छा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो मैं बताता हूँ। वो फैमिली भी हमारे साथ मौजूद थी। डेविड ने कहा कि जो बाहर की दुनिया के लिए किस्से कहानियाँ हैं, जैसे कि वेंडिगो, स्किन वॉकर वगैरह, इन जंगलों में वो किस्से कहानियाँ नहीं बल्कि सदियों से मौजूद हैं और वाकई में इंसानों का शिकार करते हैं। ये बात सुनते ही मुझे इतनी हैरानी तो नहीं हुई क्योंकि मैं पहले ही इन चीज़ों को बिल्कुल सामने तो नहीं लेकिन महसूस कर चुका था। लेकिन डेविड की इस बात से उस फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो चीज़ बिल्कुल हमारे सामने आ गई थी, मतलब कि वेंडिगो, 13 से 14 फुट ऊंची चीज़, सर पे काफ़ी सारे सींग और सर काफ़ी अजीब तरीके से नीचे झुका हुआ, लंबे लंबे हाथ पांव, लंबे बाजू, लंबी टांगें, और वो चीज़ किसी रोबोट की तरह टूटे फूटे अंदाज में चलती हुई हमारी तरफ आ रही थी और रो रही थी। मैंने जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सकता था उस पर फायरिंग स्टार्ट की, मेरे भाई ने भी, लेकिन उसने मेरे भाई पर हमला कर दिया और उसको हाथ से ऐसे पकड़ा कि जैसे वो उसको अभी ही मार डालेगी, और इस तरह हिलाने लगे कि बस अब मेरा भाई तो गया। वो फैमिली तो उसी सीधे रास्ते पर भागी जहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट मौजूद था, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने दोबारा से गन रिलोड की और उसके सर पर निशाना लेते हुए तेज़ी से फायर करने लगा, बड़े एहतियात से, क्योंकि उसने मेरे भाई को भी पकड़ा हुआ था और गलती से गोली उसको भी लग सकती थी। जब उस पर मैंने पूरी मैगजीन खाली कर दी तो तब जाकर उस पर कहीं थोड़ा सा असर हुआ और वो चीज़ चीखते हुए जंगल के अंदर की तरफ भाग गई। मैंने जल्दी से अपने भाई को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने पीछे फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में रेडियो से कॉल की। टीम वहाँ पर पहुँची और हमें जल्दी से जीप के अंदर रेस्क्यू कर लिया गया। हम जब वहाँ से जा रहे थे तो मेरा भाई दर्द में चिल्ला रहा था। जब हम फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट पहुँचे तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया गया हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और उस फैमिली को भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही उनके घर वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद मेरे भाई को फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट दे दी गई क्योंकि वो अब फॉरेस्ट रेंजर के काम के लिए अनफिट था, क्योंकि उसका एक हाथ काट दिया गया था। इस हादसे ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 3-4 साल अभी तक हो चुके थे, लेकिन मेरे भाई के निकलने के बाद भी मैंने ये काम नहीं छोड़ा और आगे फिर मेरा इस जंगल में ऐसी ऐसी चीज़ों से सामना हुआ कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया, इतना मजबूर
कि जितना मेरे सिपाही के हादसे ने भी नहीं किया था। और मैंने वो फॉरेस्ट जो छोड़ दी, वो वाक़या भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगा। और वो इनसे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाले और खौफनाक हैं। मेरे भाई ने इधर से जॉब छोड़ते ही शादी कर ली थी और अब उनके 2 बच्चे थे, जिसमें से अब एक तो मेरे सामने यही सवाल लेकर खड़ी हुई थी कि उसको भी फॉरेस्ट रेंजर की जॉब करनी है और उसकी ज्वाइनिंग है। तो जैसे ही उसने ये बात की, माजी की तमाम यादें मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। वो जंगल, उसके अंदर छुपे राज, उसकी वो मखलूकें जो कि मैं उन सालों में देख चुका था जब वहाँ पर काम करता था। तो मैंने उसको मना कर दिया ये काम करने से। अब उसका इस पर क्या रद्द अमल हुआ या नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा। और मैं अपने बाकी वाक़यात भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, जो कि आपको इससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।